हाँ, परसों के क्लास में हमने आर्कियोलॉजी का प्रत्येक विषय से कैसे संबंध आता है उसे देखा था। ठीक, उसमें एक देखना बाकी था, भूतत्व शास्त्र जो एंथ्रोपोलॉजी है उसके साथ प्राकृत का कैसे संबंध आता है, वो विषय देखने के बाद हम आगे का देखेंगे। ठीक, देखिए भूतत्व शास्त्र काम क्या करता है। वो अतीत में जो कि मानव के समूह हुए हैं, जो समाज के अनुसार मानव रह रहे थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, उस समय की उनकी संस्कृति कैसी थी, भले ही छोटे से छोटा समूह हो या बड़ा से बड़ा समूह हो। तो नृतत्व शास्त्र का काम होता है कि प्रमाणों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, प्राचीन समय में मानव संस्कृति कैसे रही होगी, उस समय की समाज की संरचना कैसी रही होगी, कैसे नैतिक मूल्य रहे होंगे, उनकी व्यवस्थाएं कैसे चलती रही होगी, ये सब अध्ययन करना काम किसका है, नृतत्व शास्त्र का है ना। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब नृतत्व शास्त्र ने इसका अध्ययन किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब कोई सामाजिक समूह रह रहा था, तो वो सामाजिक समूह आज की अपेक्षा से ज्यादा विकसित था, ज्यादा डेवलप था, और वो भी ऐसा डेवलपमेंट उनकी थी जो प्रकृति को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे थे। प्रकृति को हानि पहुंचाए बगैर विकास कैसे किया जाता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पन संस्कृति का। तो ये किसका काम है, उनकी समय की संरचना को जानना नृतत्व शास्त्र का काम है। इस कारण से आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, इन दोनों विषयों का, पुरातत्व और नृतत्व शास्त्र, इन दोनों विषयों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि पुरातत्व का अध्ययन ही इसके लिए किया जाता है ताकि हम इतिहास के कुछ घटनाएं हैं या उस समय के जो प्रमाण हैं, उनके आधार पर नया कुछ और, नए में कैसे हम विकास कर सकते हैं, नया कुछ और कैसे ज्ञान खोज सकते हैं, इसको देखना। ठीक, बाकी के विषय हमने कल देख लिए थे, ये छूट गया था मेरे हाथ से। समाजशास्त्र और पुरातत्व का संबंध हमने देखा, फिर भूतत्व विज्ञान और पुरातत्व का संबंध देखा था, फिर रसायन विज्ञान और पुरातत्व का संबंध, केमिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का क्या संबंध है ये देखा था, बॉटनी और आर्कियोलॉजी का क्या संबंध है, जैसे पराग परीक्षण और वृक्ष वलय से वो वृक्ष कितना प्राचीन रहा हो इसका अध्ययन किया जाता है, और जूलॉजी और आर्कियोलॉजी का क्या संबंध। ठीक, अब आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के, पुरातत्व के कौन कौन से प्रकार है। उसमें सबसे पहला है मराइन आर्कियोलॉजी। देखो दो है, एक समुद्रीय पुरातत्व और दूसरा है जलमग्न पुरातत्व। पुरातत्व के प्रमाण आपको समुद्र के तट पर भी मिलेंगे और समुद्र के अंदर भी मिलेंगे। जो समुद्र के अंदर प्रमाण मिलते हैं उसे अंडर वाटर आर्कियोलॉजी कहते हैं। सबकी अपनी अपनी मेथड है। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो अलग होते हैं। उसको ढूंढने की, उन पुरातत्वों का अध्ययन करने की जो शैली है वो अलग है। उसका अध्ययन करने की उनकी जो लैब वगैरह होती है वो अलग है ना। तो मराइन आर्कियोलॉजी के अंतर्गत दोनों प्रकार के आएंगे। मराइन मतलब जो समुद्र तटीय है, समुद्र के तट पर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, समुद्र के तट पर मिलने के कारण वो मराइन आर्कियोलॉजी के भाग में आ जाते हैं। लेकिन समुद्र के अंदर या नदी के अंदर, जलाशय के अंदर जो प्रमाण मिलते हैं वो अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के अंदर आते हैं। इनका भेद हम आगे देखेंगे। पहले देखिए कि ये जो अंडर वाटर मराइन आर्कियोलॉजी है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो समुद्र है, महासागर है, या कोई समुद्र किनारा है, जो किसी गांव में, जैसे चेन्नई में बीच आ जाते हैं, मुंबई में क्या आ जाते हैं, समुद्र का एक भाग आ जाता है। इसके अलावा कुछ जलाशय रहे हैं, नदियां रही है, कि उनके अंदर उस समय में कुछ व्यापार आदि चलता हो या उस समय की जैसी परिस्थितियां रही हो, तो वो उसके जो प्रमाण है वो समुद्र के तल में जाकर बैठ जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा आज एग्जाम्पल है द्वारका का, है ना। कि जब वो द्वारका नगरी थी, हमने परसों के ही क्लास में देखा था कि वहां पर आज जहां पर समुद्र का जल वृद्धि हुई है, किनारा बढ़ गया है, वहां पर पहले नगरी थी।
पर पानी की वृद्धि होने के कारण, वो समुद्र वहां पर बढ़ने के कारण वो नगरी जमीन के नीचे गई, तो जमीन के नीचे उस नगरी के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे ही लोथल जो है, जहाँ सिंधु सभ्यता के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, है ना, द्वारका के अलावा। और एक पुहार है जो तमिलनाडु के क्षेत्र में अरब समुद्र जाता है, तो उस क्षेत्र में भी समुद्र में बहुत सारी चीजें मिली है ना, कि वहां पर बंदरगाह यानी पोर्ट। पोर्ट मिलने का अर्थ क्या होता है कि उस समय आप सोचिए कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कितना बड़ा व्यापार चलता हो, है ना, क्योंकि वहां पर से ही व्यापार की वृद्धि, व्यापार आदि होते थे। तो ये जो मराइन आर्कियोलॉजी है, इसका काम है समुद्र तट और समुद्र के अंदर, पानी का तट या पानी के अंदर जो भी हमें प्रमाण मिलते हैं उनका अध्ययन करना। ठीक। देखो आपको आगे दिया है कि समुद्रीय आर्कियोलॉजी, मराइन आर्कियोलॉजी और अंडर वाटर आर्कियोलॉजी यानी जलमग्न आर्कियोलॉजी में क्या अंतर है। सबसे पहला, इनका अध्ययन क्षेत्र अलग होता है। समुद्री मराइन आर्कियोलॉजी का क्षेत्र समुद्र के बाहर है, बस पानी के बाजू में रहेगा। तो समुद्र के बाहर, समुद्र के तट पर जो मिलते हैं प्रमाण, उनका अध्ययन मराइन आर्कियोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक। और जलमग्न के अंदर पानी के नीचे के सतह के, जैसे नेमिनाथ भगवान की कुछ जानकारी आपको प्राप्त करनी है, कुछ उस समय की मूर्तियां, जैसे श्री कृष्ण राजा थे। श्री कृष्ण राजा भी जैन धर्म के अनुसरण करने वाले थे। तो जैन धर्म के कुछ प्रमाण द्वारका में भी मिले हैं, लेकिन उसके साथ हिंदू धर्म के भी प्रमाण मिले हैं। तो कुछ प्रमाण अगर आपको जैन आर्कियोलॉजी के अंदर देखने हैं, तो आप लोथल और द्वारका के उदाहरण देख सकते हो। लोथल में सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है ना। तो वो जो कहते हैं उसका बस धड़ मिला है, तो वो पार्श्वनाथ भगवान की भी मानी जाती है, या किसी का कहना है कि उससे प्राचीन भी हो सकती है। ठीक। उसके बाद जो मराइन आर्कियोलॉजी है, वो मात्र समुद्री जल, समुद्री के तट पर जो है उसका अध्ययन करती है, लेकिन अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में नदी भी आती है, झील भी आती है, तालाब भी आता है, समुद्र भी आता है। तो इस हिसाब से देखो, तो सभी प्रकार के पानी के नीचे जो मिलता है वो अंडर वाटर आर्कियोलॉजी का क्षेत्र है। तो इस कारण से मराइन आर्कियोलॉजी का जो क्षेत्र है वो कैसा है, संकीर्ण है, नैरो है। और अंडर वाटर आर्कियोलॉजी का क्षेत्र कैसा है, व्यापक है ना। फिर उसके बाद इनका उद्देश्य क्या होता है, क्यों करना चाहिए। तो जो मैम सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ मैम, एक मिनट। इससे पहले की स्लाइड्स कौन कौन सी थी मैम, एक बार शेयर कर दीजिए ना। इसके पहले इससे तो मैंने पहले। मूलभूत तत्व शास्त्र का जो कल बचा था वो लिया था, हाँ। ओके। ये लिया था पहले। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ओके। ले गए हो तो ज्यादा अच्छा है। ये ऐसे हाँ, तो ले लिया ले लिया। हाँ। ये पीपीटी बस आप, ये एक ही हुआ ना, ये एक ही हुआ ना मैम, बस अभी। ये हुआ और मराइन आर्कियोलॉजी हुआ, बस ओके ओके, ये। थैंक यू मैम। ठीक। अब देखिए, मराइन आर्कियोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उस समय का समुद्री व्यापार मार्ग कैसा था, लोगों का आना जाना कैसा था, लोग कहाँ से कहाँ तक आते थे, कौन कौन से देशों का लोगों का यहाँ पर आना था, यहाँ के लोग कौन कौन से देशों में जाते थे, व्यापार कैसे चलता था, उस समय के जो जहाज आदि, जो उपकरण आदि बनाए हैं, नाव नौका कुछ भी, वो कैसे बनाई जाती थी, क्या उसमें उतना टिकाऊ था क्या, ये जो व्यापार का क्षेत्र है, या जो व्हीकल्स, जो वाटर व्हीकल्स है उनका क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में ये मराइन आर्कियोलॉजी बहुत काम में आती है। ध्यान रखना, आर्कियोलॉजी का संबंध मात्र आर्कियोलॉजी से नहीं है। आर्कियोलॉजी के अंदर भी अगर आप प्राचीन समय में कोई व्यापार अच्छे से चल रहा हो, उनके इंटरनेशनल कनेक्शंस चल रहे हो, उसे लेकर अगर आप भारत सरकार के पास अपनी खोज भी भेजते हो, तो उस पर भी कार्य किया जाता है। ठीक, मतलब वो नए तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह जो भी है जिसमें आपने कार्य किया है, वो वहां पर भेज दिया जाए, तो वहां के जो मंत्री है वो इन सब के आधार पर एक नई नई योजनाएं बनाते हैं। इसीलिए ये आर्कियोलॉजी का क्षेत्र भी उतना इम्पोर्टेंट है। ठीक। और अंडर वाटर आर्कियोलॉजी जो है, उसमें कुछ मंदिर डूबे हुए हैं, फिर कुछ नगर के नगर चले गए हैं। उस समय के जैसे सेतु आदि बांधे जाते थे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, क्योंकि तब तो बाकी के व्हीकल्स नहीं थे। तो उस समय
जो आज भी बहुत दूर दूर के प्रवास अगर करने हैं तो समुद्री मार्ग से जाते हैं। तो उस समय के जो पुल आदि है, अवशेष आदि है, कभी कभी लोग रास्ते में ही मर जाते थे। तो उन सबका अध्ययन करने के लिए अंडर वाटर आर्कियोलॉजी का क्षेत्र होता है। ठीक। अब इसमें मराइन आर्कियोलॉजी में किस किस की तकनीक यूज की जाती है? जैसे सोनार है, सोनार रडार जो है टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनका अध्ययन किया जाता है। डाइविंग डाइविंग तो दोनों में की जाती है। ठीक। फिर इधर आरओवी का इस्तेमाल किया जाता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। फिर अंडर वाटर फोटोग्राफी वगैरह लेकर उसका अध्ययन ऊपर आकर आप कर सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद आता है एरियल आर्कियोलॉजी, हवाई पुरातत्व। ड्रोन के माध्यम, मुख्य रूप से ड्रोन के माध्यम से ऊपर से उस साइट का फोटो निकालना। जी। मैम एक डाउट था। हाँ। मैम आपने बोला कि ये मरीन आर्कियोलॉजी में जो एक तो अंडर वाटर सर्वे होता है, और हाँ। जैसे तालाब का, पॉन्ड है, लेक से सब, रिवर्स का, वो सब एक ही माना जाता है? नहीं 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 नहीं, मराइन आर्कियोलॉजी अलग, अंडर वाटर हाँ, आर्कियोलॉजी अलग। मराइन डिफरेंट। आर्कियोलॉजी में जो समुद्र के तट पर अवशेष है उनका अध्ययन किया जाता है। अंडर तट वाटर, बोले तो साइड्स में? नहीं, तट मतलब शोर, है ना, सी शोर। अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक है मैम। और अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में समुद्र के अंदर या नदी तालाब के अंदर कुछ साइट्स है, उस समय की मूर्तियां हो, उस समय के बर्तन आदि हो, उस समय के उपकरण हो, शस्त्र हो, औजार हो, पूरे के पूरे नगर मिल जाते हैं। इन सबका अध्ययन जो पानी के अंदर है, उनका अध्ययन अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में किया जाता ओके मैम, है। ओके। ठीक। ठीक है। इसके बाद है हवाई पुरातत्व, और ये भी मराइन आर्कियोलॉजी हो, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी हो, एरियल आर्कियोलॉजी तो ऑलमोस्ट सभी क्षेत्र में है। क्योंकि किसी भी साइट का अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो उसका ऊपर से कैसा दिखता है, एक मैप तैयार करने के लिए ऊपर से भी उसका एक फोटो निकाला जाता है। जैसे कि देखो, मैंने आपको यहाँ पर फोटो दिया है, ये किसका है आप पहचानिए। हाँ, ये गिरनार जी का है। गिरनार पर्वत पर ऊपर से वो मंदिर की संरचना कैसी है उसका फोटो लिया गया है। तो मंदिर की पूरी आंतरिक संरचना समझने के लिए उसके बाहरी संरचना को भी समझना जरूरी है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी क्षेत्र में, जब आप पुरातत्व के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त करते हो तो आपको उसका चारों ओर से उसका पिक्चर कैसे आता है वो देखना जरूरी है। और एरियल आर्कियोलॉजी का काम यही है कि किसी भी साइट का ऊपर से कैसा मैप दिखता है या ऊपर से उसका चित्र कैसे दिखता है ये देखना। जैसे हड़प्पन, मोहनजोदड़ो आदि जो स्थल है, उनका फैलाव समझने के लिए भी एरियल आर्कियोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है कि वो कितने दूर तक फैला हुआ था, क्योंकि उसमें नगर के नगर मिले हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यापीठ है, जब खुदाई हुई तो पूरा पूरा नालंदा विश्वविद्यापीठ वहां नीचे के नीचे पूरा के पूरा मिला। वहां पर गुफाएं मिली, एक एक बच्चे के लिए एक एक गुफा थी। एट ए टाइम वहां पर 10,000 विद्यार्थी रह सकते थे, इतनी 1500 साल पहले व्यवस्था थी। मतलब 10,000 गुफाएं वहां पर रखी हुई थी। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उतनी क्षमता वहां पर उन्होंने रखी थी, और दूर दूर के देश के विद्यार्थी आज से 1500 साल पहले भारत में सीखने के लिए आते थे। तो ये कैसे पता चला? जब जमीन के नीचे पूरा के पूरा नालंदा का विश्वविद्यापीठ मिला खंडर के रूप में। तो ये कब पता, कैसे पता चला कि ये कितना लंबा उसका घेराव है, कितने लंबे तक फैला हुआ है? तो ये एरियल आर्कियोलॉजी से भी पता चलता है। ठीक। इसमें ड्रोन, सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है और हवाई फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके आगे देखिए, अगला जो प्रकार है वो है नृवंशीय पुरातत्व। नृवंशीय का अर्थ ही होता है, नृ यानी नर, जो पहले जो मनुष्य रहे हैं उनके वंशों का, उनके निर्माण का, उनकी समाज की संरचना का, उनका आर्थिक जो क्षेत्र है वो कैसा रहा हो, आर्थिक संरचना का, उस समय के कैसी नैतिकताएं उनके साथ रहती थी, वो कैसे व्यवसाय करते थे, मतलब मनुष्य से संबंधित अतीत काल में जो भी घटनाएं हुई है उनका अध्ययन नृवंशीय शास्त्र करता है। तो नृवंशीय पुरातत्व भी मात्र मनुष्य से संबंधित कोई एविडेंस मिलता है क्या, उसका कार्य करता है। इसे कहते हैं इथनो आर्कियोलॉजी, है ना।
तो एथनो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत वर्तमान में मनुष्य की स्थिति कैसी है, वर्तमान में मनुष्य की सामाजिक संरचना कैसी है, प्रत्येक देश की अलग है, प्रत्येक संस्कृति की अलग है, प्रत्येक का कल्चर अलग है, इन सब के आधार पर जो प्राचीन मनुष्यों के अवशेष मिलते हैं, उस समय उनका कैसे रहा होगा, उनके औजार आदि कैसे रहे होंगे, इनका अध्ययन किया जाता है। और इनके अध्ययन के माध्यम से आज के समाज में क्या बदलाव की आवश्यकता है, इसका भी वहां पर क्या किया जाता है, शोध किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। ठीक। मतलब डेड बॉडीज देख एग्जामिन करते हैं क्या इसमें? जी। इसमें क्या मतलब मैम, डेड बॉडीज एग्जामिन करेंगे क्या, ये कैसे? हाँ, डेड बॉडीज के आधार पर वो कैसे पहले रही है, देखो वो फॉसिल्स जो होते हैं ना, उससे बस इतना पता नहीं हाँ। चलता है कि वो मनुष्य कितने वर्ष प्राचीन है, उससे ये भी पता चलता है कि उसकी जो है रहने की आदत कैसी रही होगी, क्योंकि बस उसमें डेड बॉडीज नहीं ली जाती, उसके साथ आजू बाजू के उपकरण भी लिए जाते हैं। जैसे कि उसके साथ कुछ ना कुछ मिलता है, उसके कपड़ों के अवशेष मिलते हैं, उनके सिक्के नाणे के मिलते हैं, क्योंकि जब पहले पुराया जाता था या दफनाया जाता था, तब अकेले उस इंसान को नहीं दफनाते थे, उसकी चीजों को भी दफनाते, है ना। उस समय के सिक्के आदि उनका भी अध्ययन किया जाता है। उस समय उस मनुष्य के वो ये सेम फॉसिल आपको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, उसके आधार से जाना जाता है कि अच्छा यह इनका यहाँ तक फैला हुआ था। इनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, नृवंशीय पुरातत्व जो है, इनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्योंकि हर हर देश ऐसा है कि जिसको अपना कोई ना कोई इतिहास है, हर जगह पर कोई ना कोई मनुष्य बस्ती रही हुई है, सबकी अपनी अपनी शरीर की संरचना अलग थी। जैसे कोई मांसाहारी मनुष्य है, तो उसके शरीर की संरचना मरते समय तक अलग हो जाती है, तो उस शरीर के फॉसिल से जाना जाता है कि इसने कभी मांसाहार का प्रयोग किया है। कोई शाकाहारी व्यक्ति है, तो उसके फॉसिल से जाना जाता है कि इसकी हड्डियों की रचना ऐसी है, इसके शरीर के ये जो अवयव मिले हैं ये ऐसे है, इस कारण से इसका ये आहार रहा हुआ होगा। मतलब उसके आधार पर बहुत सारी चीजें पता चलती है ना। जैसे औजार मिलते हैं, उन औजारों के आधार पर भी पता चलता है कि ये कौन से युग में हुए हैं, क्योंकि लोह का युग भी रहा हो तो उस समय का लोह अलग था, आज के इसमें लोह की जो चीजें बनती है वो बहुत अलग है, तो वो उससे उसके आधार पर भी जाना जाता है। जैसे मुकुट आदि मिलते हैं, उससे भी पता चलता है कि ये कौन से राजा के समय का रहा हुआ हो। मतलब इसमें एक एक चीज से एक एक चीज का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक। आज से लगभग 1000 साल पहले मिट्टी के ही बर्तन यूज होते थे, एक तो धातु के या फिर मिट्टी के, है ना। जैसे प्लास्टिक वगैरह तो तब था नहीं, उपयोग उसका किया नहीं जाता था, बनाया नहीं जाता था। तो मिट्टी के बर्तन में भी आपको 1000 से ज्यादा प्रकार मिलेंगे, और वो अलग वो क्या करते हैं, एक एक उनको बहुत डीप अध्ययन होता है। वो एक एक मिट्टी का जो बर्तन का अवशेष भी मिला है, तो उनको डिवाइड करके रखते हैं कि वो कौन से संस्कृति के साथ कौन से समय के साथ मैच हो रहा है। तो ये मिट्टी का बर्तन रोमन संस्कृति के साथ मैच हो रहा है, लेकिन मुझे ये मिल रहा है कर्नाटक में। इसका अर्थ ये है कि एक तो यहाँ का वो बना हुआ है वो रोमन में गया था, या फिर ये रोमन साम्राज्य में बना हुआ है और वहां के लोग यहाँ आते थे। मतलब इसके साथ बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो ये इनका क्षेत्र बड़ा है, पर हमारा इतना डीप में नहीं है, क्योंकि हमें जैन आर्कियोलॉजी पढ़ना है, और आपका पहला यूनिट इस पर है, इसके लिए आपका मैं शॉर्ट में ले रही हूँ। ठीक। अब इसके बाद आता है पांडुलिपि पुरातत्व। पुरातत्व में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं शिलालेख और पांडुलिपि। अगर आर्कियोलॉजिकल स्टडी आप करोगे तो बहुत ज्यादा प्रमाण में आपको कौन से मिलेंगे प्रमाण, एक तो शिलालेख के मिलेंगे या फिर मैन्युस्क्रिप्ट के मिलेंगे। इसका पीछे और एक रीजन है कि इसका संरक्षण, भले ही बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट हमारे हाथ से गई है, लेकिन किसी ना किसी रूप में इसका संरक्षण रहा है। जब जब भी आचार्यों ने लिखा, उन्होंने ताड़पत्र भोजपत्र का पहले इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो पत्र है ये लंबे काल तक टिकते हैं। आपको मैं दोनों का एग्जाम्पल बताती हूँ। ताड़पत्र का इस्तेमाल भारत के बाकी के भागों में किया जाता था। भोजपत्र का इस्तेमाल जो ठंडे प्रदेश है, जैसे कश्मीर है, हिमाचल है, वहां पर भोजपत्र बहुत ज्यादा प्रमाण में तैयार होते थे, उनके वृक्ष थे। तो भूर्जपत्र जो है वो कहाँ रहते थे, उत्तरी भाग में। भारत के उत्तरी भाग में भूर्जपत्र का ये वृक्षों के पत्ते थे, ठीक।
और ताड़पत्र जो है ये मध्य भारत और दक्षिण भारत में अधिक प्रमाण में मिलते थे। तो इस कारण से मध्य भारत और दक्षिण भारत में जो पांडुलिपियां मिलती है वो ताड़पत्र की मिलती है, और उत्तर भारत से जो पांडुलिपियां प्राप्त होती है वो भूर्जपत्र की प्राप्ति होती है। ठीक, पर इन दोनों में भूर्जपत्र और ताड़पत्र की पांडुलिपियां आज भी आपको संरक्षित मिलेगी 2-2 हजार मैम वर्ष ताड़, पुरानी। जी, ताड़ क्या होता है? ताड़ का ताड़, वृक्ष होता ताड़। है और भुर्ज का भी वृक्ष होता है। ताड़ के वृक्ष के जो पत्ते हैं उन्हें ताड़पत्र कहा जाता है, और भुर्ज के वृक्ष के जो पत्ते हैं उन्हें भुर्ज पत्र कहा जाता है। मतलब ये वृक्ष के पत्ते होते थे। ताड़ तो पीपल ट्री हुआ ना मैम? नहीं नहीं, ताड़ वृक्ष पाम अलग है। पाम हाँ, पाम पाम ट्री, ट्री। बराबर, पाम लीफ। और पाम का दूसरा, ट्री जो है वो ताड़ वृक्ष है। और दूसरा सुना नहीं है। वो भूर्ज बाग पत्र, होगा कोई, उसका कोई बाग, भोज ट्री पत्र, का कोई भोज, बाग। उसे भोज पत्र कहते हैं। तो ये क्यों, इस पर क्यों लिख, इनको, इन पत्तों को सुखाया जाता था। अगर हमें कभी मौका मिलेगा तो मैं श्रवण बेलगोला आपको लेकर जाऊंगी, वहां पर ताड़ पत्र की बहुत सारी पांडुलिपियां हैं। और हम लोगों का चल रहा है कि इस बार आप सबकी एक ऐसी ट्रिप ले जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को लेकर हो। ठीक, तो वहां पर उसको संभालने के लिए भी बहुत अलग अलग पद्धतियां यूज की जाती है। ठीक, ये तो आपको मैन्युस्क्रिप्ट में आएगा ही। पर इन पत्तों का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? क्योंकि ये लंबे समय तक टिकते थे। और आप यकीन मानिए, आज 2-2 हजार वर्ष प्राचीन भी पांडुलिपियां आज भी संरक्षित है। उसके भी कुछ कुछ आप मतलब अक्षर जो है आप पढ़ सकते हो, कुछ कुछ अगर नहीं संभाला गया तो वो उसमें से चला गया है। लेकिन कागज, कागज का इस्तेमाल शुरू हुआ 15वीं शताब्दी के बाद, है ना। 15वीं शताब्दी के पहले कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाता था ज्यादातर। अब कागज का इस्तेमाल तब से हुआ है, लेकिन आज भी अगर आप कागज की पांडुलिपियां देखने के लिए जाओगे तो वो कागज का पन्ना भी आप पलट नहीं पाते, उसे पकड़ते ही वो टूट जाता है। इतना कमजोर वो कागज होता है। मतलब आप सोचिए कि पहले की पद्धतियां कैसी रही होगी, उनको कितना पता था कि किस किस का इस्तेमाल कब कब करना चाहिए, है ना। तो ये पांडुलिपि जो है, ये भी पांडुलिपि का जो आकार है ताड़पत्र का, उसके उससे भी पता चलता है कि ये कितनी प्राचीन है। और दूसरा, कभी कभी आचार्य अपने समय का, अपना समय, स्थान आदि भी प्रशस्ति में लिख देते हैं। इससे भी पता चलता है कि उन्होंने कौन से समय में ये लिखा है। तो ये दोनों कारण से पता चलता है। लेकिन इनका अध्ययन करना, ये कहाँ से लिया था, कैसे लिया था, कौन से स्याही का उपयोग किया गया था, तो ये सबका अध्ययन मैन्युस्क्रिप्ट आर्कियोलॉजी में आता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट आर्कियोलॉजी में तो लिखित जो है उनका ही अध्ययन होगा। जो आपके पास आगम साहित्य है, टीकाएं है, भाष्य है, काव्य ग्रंथ है, जो चित्रित पांडुलिपियां है, इन सबका अध्ययन इस पांडुलिपि पुरातत्व में किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अभिलेखीय पुरातत्व। अभिलेखीय और शिलालेखीय ये दोनों एक ही है, मैं शिलालेखीय अलग नहीं देती हूँ। क्योंकि अभिलेख जो है, जो उस समय के राजपत्र थे, जो ताम्र आदि पत्रों पर लिखे जाते थे, जो प्रशस्ति आदि होती थी, जो मूर्ति के नीचे लिखी जाती थी, या उसके अलावा पत्थरों पर अलग से कोई मैटर लिखा जाता था तो उनको शिलालेख कहा जाता था। अभिलेख वो उस समय के महत्वपूर्ण प्रमाण और कागज पत्र जैसे आज महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स का काम अभिलेख करता है। अभिलेख के अंतर्गत वो आता है। शिलालेख के अंतर्गत पत्थर पर कोरा हुआ जो भी मैटर है वो सब शिलालेख में आता है। ठीक, तो उस हिसाब से मूर्ति के नीचे की प्रशस्ति हो या राजपत्र हो, राज आज्ञा निकली हो, या फिर ताम्र पर लिखा हुआ हो, ताम्रपत्र भी बहुत मिलते हैं, ये सब अभिलेख के अंतर्गत। ठीक, जो दान पत्र आदि रहते थे, किसी ने दान किया हो तो गुफा के बाहर आपको दान पत्र मिलेंगे, मूर्ति के बाहर, मूर्ति जहां पर स्थापित की है उसके बाहर भी आपको दान पत्र मिलेंगे। ये सब अभिलेख है। तो उस समय कैसी कैसी प्रथा रही होगी, राजकीय संरक्षण कैसा रहा होगा, ताम्रपत्र, ताम्र का इस्तेमाल वहां पर किया जाता था, तो कौन सी लिपि का इस्तेमाल वहां पर किया गया है, लोगों का लिखना कैसा था, उनका जो स्क्रिप्ट है उसकी भाषा है, वो भाषा उसके माध्यम से पता चलती है। उस समय की परंपरा कैसी रही होगी वो पता चलती है। कौन से राजा के संरक्षण में, अभिलेख और शिलालेख लगभग किसी ना किसी राजा के संरक्षण में लिखाई जाते हैं।
तो उस पर से कौन से राजा के राज्यकाल में ये लिखे गए हैं, उनका भी अध्ययन हमें इससे पता चलता है। तो इससे भी हमें क्रोनोलॉजिकली पढ़ाई करना आसान हो जाता है। तो अभिलेखीय पुरातत्व के अंतर्गत जो भी अभिलेख है, ताम्रपत्र आदि है, दानपत्र आदि है और शिलालेख है, इन सब का अध्ययन किया जाता है और उनके माध्यम से विविध लिपियां, विविध भाषाएं, उन उस समय की राजा की जो आज्ञाएं है वो, राजा का कार्यकाल, उस समय की स्थितियां, इन सबको देखकर या इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक। फिर उसके बाद आता है मूर्तिकला पुरातत्व। मूर्तिकला को लेकर आपका दूसरा यूनिट रहेगा ही। उसमें मूर्तिकला का तो मैं डीप में आपको बता ही दूंगी कि जैन धर्म में मूर्तिकला का क्या अस्तित्व है, मूर्तियों का निर्माण कब से हुआ और मूर्ति कैसी बननी चाहिए। पर मूर्तिकला पुरातत्व में सभी प्रकार की मूर्तियां जो है, उस मूर्तियों के भाव से लेकर, उनके आकार से लेकर, पत्थर की संरचना से लेकर, बनाने की पद्धति से लेकर, शिल्प कला से लेकर, उस पर रहे हुए प्रतीक से लेकर हर चीज का अध्ययन किया जाता है कि वो शिल्प शैली कैसी है। आप ध्यान रखना, जब राजाओं का वर्णन आएगा तो प्रत्येक राजा के समय में मूर्ति की संरचना भी अलग रही है। जैसे मौर्य सम्राट के समय की, मौर्य साम्राज्य जब था तो मौर्य साम्राज्य के समय कोई यक्ष यक्षिणी मूर्तियों के आगे पीछे नहीं रखे जाते थे। देखो यहाँ पर आपको यक्ष यक्षिणी दिख रहे हैं, तो इससे निश्चित है कि ये मौर्य साम्राज्य की मूर्ति तो नहीं है, है ना। मौर्य यक्ष यक्षिणियों का जो उद्भव है वो गुप्त काल के बाद हुआ। तो मूर्तियों की संरचना से भी पता चलता है कि ये कितनी प्राचीन होगी। हर बार आपको C14 या कार्बन 14 लेवल को यूज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी उस मूर्ति की संरचना से भी, वहां के पत्थर से भी पता चलता है। जैसे आप महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र में आपको वो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की अधर मूर्ति देखने को मिलेगी, जैसे मेरे हिसाब से सविता जी ने देखी है ना। वो अधर मूर्ति देखने को मिलेगी। तो वो मूर्ति जो है, उसका जो ग्रेनाइट है, वो जो पत्थर उसका है, वो पत्थर बस एक ही गांव में मिलता था, वो है मान्यखेट। मान्यखेट को लेकर पुरातत्वविज्ञों में थोड़ा सा मतभेद है। किसी का कहना है कि मान्यखेट महाराष्ट्र में है, किसी का कहना है कि आंध्र प्रदेश में भी एक मान्यखेट है, तो वहां से वो पत्थर लाया गया है। तो एक उसी पत्थर से सभी राष्ट्रकूट राजाओं की मूर्तियां बनी हुई। तो उस पत्थर के आधार से भी जान लिया जाता है कि ये पत्थर है, मतलब ये राष्ट्रकूट सम्राट की मूर्ति है ना। तो ये जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला के अंतर्गत ये सारी चीजों को देखा जाता है कि उनकी मुद्रा कैसी है। जैसे आप किसी भी तीर्थंकर को देखोगे, आप मूर्तियां आपने बहुत सारी देखी होगी, तो उसमें आपको दो कॉमन चीजें दिखाई देगी कि प्रत्येक तीर्थंकर का जो चेहरा है, उनके शरीर की आकृति जो है, उनके हाथ, उनके पैर, उनकी मुख की मुद्रा सब जगह सेम होती है। बस तीर्थंकरों के नाम अलग होते हैं। और दूसरी चीज कि वो हमेशा आपको एक तो कायोत्सर्ग मुद्रा में मिलेगी या ध्यान मुद्रा में, पद्मासन मुद्रा में, खड़गासन मुद्रा में मिलेगी, लेकिन उनके चेहरे पर प्रशांत भाव ही रहेगा। कोई भी तीर्थंकर की मूर्ति वृद्ध अवस्था में नहीं दिखाई जाती, हमेशा वो तरुण अवस्था में ही दिखाई जाती। क्योंकि तीर्थंकर, ऐसा मानना है कि तीर्थंकर कभी वृद्ध होने के बाद भी वे वृद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए, है ना। वृद्धत्व का मीनिंग मैम? मतलब एज, है ना, एज वाले पर्सन, एल्डर पर्सन क्या बोलते हैं, ओल्ड एज, बूढ़े बूढ़े ओल्ड एज। बुढ़ापा। हाँ, ओल्ड एज। मुझे लगता है मुझे ही इंग्लिश अच्छे से सीखनी पड़ेगी। नहीं मैम, आपको आती है, हमको नहीं इतना तो आती। होता है। नहीं। तो ये जो है तीर्थंकर कभी भी वृद्धावस्था, मतलब वो वृद्ध बनते हैं लेकिन उनके शरीर की संरचना कभी बदलती नहीं। जैसे वो यौवन अवस्था में दिखते थे वैसे ही वो वृद्धावस्था में दिखते हैं। तो ये मूर्तियों में हर जगह, चाहे किसी भी राजा ने बनाई हो, लेकिन इन बातों का हर जगह ध्यान रखा गया है ना। तो ये सारा अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, मूर्तिकला पुरातत्व के अंतर्गत। ठीक। फिर इसके बाद आता है प्रतीकात्मक पुरातत्व, सिंबॉलिक आर्कियोलॉजी। इसके अलावा आर्कियोलॉजी के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि वहां पर किसी भी धर्म की मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। हालांकि मैंने जो आपको पिक्चर दिया है उसमें तो मूर्ति है, पर उसके बाजू में सिंबल थे, कभी कभी मात्र इतने ही सिंबल मिलते हैं।
या अपने अपने धर्म के प्रमुख सिंबल्स मिलते हैं वहां पर। तो उसके आधार पर जैसे गुफाओं में, गुफाओं की रचना जो होती थी प्रमुख रूप से, वो एक अंतिम साधना के लिए होती थी। तो वहां पर कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, पर फिर भी वो गुफा किस धर्म की है? बौद्ध धर्म की है, जैन धर्म की है, हिंदू धर्म की है, वैदिक परंपरा में किसकी है? आजीवक मत की है। क्योंकि कुछ गोशालक की गुफाएं हैं। गोशालक ने जब आजीवक मत शुरू किया था, तब आजीवक मत शुरू करने के बाद उनके भी मुनि क्या करते थे? नग्न रहते थे, दिगंबर रहते थे। तो वो बिहार में उनकी आज भी मूर्तियां पाई जाती है। तो वहां तो मूर्ति है नहीं, तो किसके आधार पर पाया जाता है या किसके आधार पर जाना जाता है? तो उन उन धर्म के जो प्रमुख सिंबल्स है, जो कि विशेष रूप से उसी धर्म में पाए जाते हैं, उनके आधार पर यह जाना जाता है कि ये मूर्ति या ये गुफा किसकी है, इस धर्म की है या उस धर्म की है ना? मैम, जीविकाओं का कोई सिंबल है क्या? कुछ आजीवक पता मत हो में आपको? एक स्वस्तिक भी उपयोग में होता था, लेकिन स्वस्तिक तो लगभग सभी धर्म यूज करते हैं। पर उसके अलावा शायद से मुझे उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि क्यों उनका पता चला है। लेकिन आप भी वो देख सकते हो कि बिहार में आजीवक मत की कुछ गुफाएं मिली है, तो वो किस आधार से जानी गई है। और अगर पता चलता है तो एक बार के लिए मुझे भी बता देना, ताकि मुझे भी उसकी आइडिया रहे। ठीक। अभी जैसे जैन धर्म की गुफाएं हैं, वो कैसे पता चलती है कि जैन धर्म की है? तो लगभग इसमें दो गुफाएं मैं आपको बताती हूँ। एक तो उदयगिरी खंडगिरी पर जो गुफाएं मिली है, उसमें तो बहुत जगह मूर्तियां है। लेकिन एक प्रमुख कारण ये भी है कि उदयगिरी की गुफा में नौकार मंत्र जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ना, उसका उल्लेख मिलता है। और नौकार मंत्र मात्र जैन धर्म में ही उसका उपयोग होता है, या जैन धर्म का वो एक मंत्र है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में पुणे के पास जो पाले गांव है, वहां पर खारवेल के ही प्राचीन, ऐसा अभी कहा जाता है, लेकिन पुरातत्वविज्ञों ने अभी तक उसे कंफर्म नहीं किया है। पर उनका ये कहना है कि ये 2500 साल से ज्यादा प्राचीन गुफा है। और वहां भी ये जैन गुफा है। ये किसके आधार से पता चला? तो वहां पर भी नवकार मंत्र अंकित है, पाले गांव मैम में। कहाँ पर? माँ कहाँ पर? पुणे के पास एक छोटा गांव है पाले। पुणे से अगर मुंबई की ओर आप जाओगे तो आपको लोनावला आदि लगेगा, है ना? तो जी। लोनावला से आसपास कामशेत आता है आगे, और कामशेत के पास एक छोटा गांव है पाले। वहां पर गुफा मिली है। पाले। अब ऐसे भी वो प्रसिद्ध हो चुका है अब, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार उस पर काम कर रही है। तो वहां पर 2500 वर्ष पुराना एक नवकार मंत्र अंकित वहां पर वो गुफा मिली। अगर वो नवकार मंत्र नहीं होता तो ये कंफर्म होता कि उसे बौद्ध धर्म की गुफा माना जाए। क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारी गुफाओं में ऐसा हुआ है कि वहां पर कोई जल्दी प्रमाण नहीं मिला, तो उसे बौद्ध धर्म की मान ली गई है। उसके पीछे, और उसे पाले को क्यों बौद्ध धर्म का माना जाता? क्योंकि उसके पहले कार्ले की गुफाएं आती है और फिर पाले की गुफाएं आती है। तो कार्ले की गुफाएं बौद्ध धर्म की मानी जाती है, इस कारण से उसे भी बौद्ध धर्म का माना जाता। लेकिन हुआ ये कि वहां पर नवकार मंत्र अंकित मिला, इस कारण से ये क्लियर हुआ कि वो जैन धर्म की गुफा है। पर इसके अलावा, ये तो अंकित है, इसके अलावा जब अष्टमंगल जैन दर्शन में दिए हैं, अष्टमंगल बौद्ध दर्शन में भी है, हिंदू दर्शन में भी है, ध्यान रखना। लेकिन जैन दर्शन के अष्टमंगल बहुत अलग है। बस एकमात्र स्वस्तिक आपको हिंदू दर्शन में देखने को मिलेगा, जो कि समान है। वो अष्टमंगल के एक साथ जब चित्र पाए जाते हैं, तब भी माना जाता है कि ये गुफा जैन दर्शन की है। इसके अलावा 16 और 14 स्वप्न जो कि तीर्थंकर की माता देखती है, सिद्ध चक्र, नंदीश्वर द्वीप जो कि अढ़ाई द्वीप में 10वें नंबर का, 8वें नंबर का द्वीप है, उसकी जो संरचना है, उसके आधार पर वो भी कहीं कहीं मिलती है। कहीं कहीं समूह शरण की आकृतियां मिलती है। इन चीजों जो स्पेसिफिक जैन दर्शन में ही पाए जाते हैं, ऐसे प्रतीकों के आधार पर वो गुफाएं, वो स्तूप, वो जो इविडेंसेस है, वो किसके हैं? जैन दर्शन के हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक। तो प्रतीकात्मक पुरातत्व क्या करता है? प्रतीकों के आधार से अध्ययन करता है विकास का, सामाजिक स्तर का, और उसके पीछे रहे हुए कारणों। ठीक। और इसके बाद लास्ट आता है सिक्कों का पुरातत्व। सिक्के बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं पुरातत्व में। जैसे
प्राचीन मूर्तियां कार्य करती है, प्राचीन गुफाएं कार्य करती है, पर इनसे भी ज्यादा अगर अच्छे से कार्य कोई करता है तो सिक्के करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ग्रीक राजाओं की परंपरा को अपनाया है। आप देखिए 2500 साल पुराने तक के सिक्के मिलते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय के, वैसे तो था ही, आपने कभी चंद्रगुप्त राजा हो या अशोक सम्राट हो, उनका अगर कभी आपने साहित्य पढ़ा हो या उनका आत्मचरित्र, उनका चरित्र आदि पढ़ा हो, तो उसमें जो ग्रीक के या यूनानी लोग हैं उनका आवागमन इनके राज्य में बहुत था, ये बहुत प्रमाण देखने को मिलते हैं, है ना। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनकी एक रानी स्वयं यूनानी थी, है ना। अशोक सम्राट के यहाँ पर भी एक मंत्री यूनानी था। तो वो ग्रीस से उस समय जो ग्रीक लोग हैं उनका आना जाना भारत में बहुत बहुत ज्यादा प्रमाण में था। और मेरे हिसाब से अशोक सम्राट के बाद ही अलेक्जेंडर भारत में आया था, सिकंदर जिसे कहा जाता है, वो सिकंदर भारत में आया था। और वो 23 वर्ष की उम्र में ही उसकी आयु पूरी हो गई, है ना। पर 23 वर्ष की उम्र तक उसने आधा जग जीत लिया था। तो वो भी यूनान से ही आया था, ग्रीक से ही आया था। तो उनके साथ उनके सिक्के भी आते थे, क्योंकि वो अपने सिक्के अपने साथ रखते थे। उस समय तो सिक्कों का प्रचलन बढ़ चुका था। तो उनके सिक्कों को देखकर पीछे के जो राजा है उन्होंने भी क्या किया, उनके सिक्कों पर एक साइड में उनके देवता होते थे और एक साइड में उस सिक्के का अंक होता था, और उस पर कुछ ना कुछ राजाज्ञा लिखी हुई होती थी। तो यहाँ के बाद के राजा ने वो पद्धति अपनाई है। हालांकि पहले भी ये पद्धति भारत में थी कि जो सिक्के होते थे उसके पीछे कोई ना कोई आपका भगवान हो, आपके जो आराध्य है उनका चित्र होता था। जैसे 5000 वर्ष पुराना हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उस हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी कुछ सिक्के मिले हैं। उन सिक्कों में पीछे केशरिया, जो कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर ऋषभ देव है, उनकी छवि पाई जाती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो भगवान ऋषभ देव के चारित्र को लेकर हो या उनके वो आराध्य रहे हैं उनको लेकर वो जानते थे। क्योंकि ऐसी जो कायोत्सर्ग मुद्रा में मूर्ति है, दिगंबर मूर्ति है, लेकिन केश का एक गुच्छ है, तो ये 24 तीर्थंकरों में मात्र भगवान ऋषभ देव का रहा हुआ है। तो उस समय के लोग भगवान ऋषभ देव को जानते थे, ये उससे पता चलता है। तो उस समय भी ये प्रथा रही है कि अपने आराध्य की पीछे के साइड में क्या करना है, आकृति रखना है, और आगे के साइड में राजा का कोई चिन्ह होता था। कभी कभी राजा अपना भी फोटो दे देता था, मतलब उसका खुद का भी पिक्चर वहां पर बनवाता था, और उसका अंक होता था कि कितना ये सिक्का है, इसका क्या प्रमाण है। बस फर्क इतना है कि पहले भारत में चांदी और सोने के सिक्के अधिक प्रमाण में उपयोग में आते थे। जब ग्रीक लोगों का इधर आना हुआ तो तांबे के सिक्कों का भी प्रचलन बढ़ गया, या अन्य धातु के भी सिक्के बनाए जाने लगे। ठीक, तो ये सिक्कों के माध्यम से भी पता चलता है। सिक्कों पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिखा हुआ मटेरियल होता है, कुछ ना कुछ चित्र वहां पर होते हैं, कुछ ना कुछ प्रतीक वहां पर होते हैं। इससे भी पता चलता है कि ये सिक्का किसके समय का है, किस राजा का है, उस समय के लोग क्या मानते थे, उस समय की स्थिति क्या थी। तो वहां की आर्थिक व्यवस्था, व्यापार प्रणाली कैसी रही होगी, उस पर कौन से धर्म का प्रभाव उस समय था, उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, कौन से राजा के अंडर लोग रहते थे, प्रजा कैसे रहती थी, और संस्कृति क्या थी, इन सब का अध्ययन सिक्कों के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर जैन धर्म के जो कुछ सिक्के मिले हैं उनके कुछ प्रतीक उन सिक्कों पर मिले हैं, वो मैंने आपको दिए हैं। किसी किसी सिक्कों पर श्रीवत्स मिला है। श्रीवत्स भी ये जैन दर्शन का विशेष चिन्ह है। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकरों के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है। नंद्यावर्त भी जैन दर्शन का विशेष प्रतीक है। ऋषभ तो है ही, क्योंकि वो भगवान ऋषभ देव का चिन्ह है। धर्म चक्र जैन दर्शन में देखा जाता है, लेकिन धर्म चक्र एक बौद्ध दर्शन में भी देखा जाता है। तो ये जो चिन्ह है, इन चिन्हों के भी कुछ सिक्के मिले हैं, जिसके आधार पर ये बताया गया है कि ये जैन दर्शन से संबंधित सिक्के रहे हो। ठीक, तो ये प्रतीकात्मक चिन्हों के रूप में आपको यहाँ पर दिया है कि कुछ कुछ प्रतीक ऐसे मिले हैं। ऐसे इन इतने प्रकार के ये पुरातत्व है। मेरे हिसाब से लगभग हमने 9 पुरातत्वों के प्रकार देखे हैं, जो कि आपके लिए सफिशियंट है। ठीक,